हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 14 है। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं। पीडीएफ के लिए आपको करना ये है, टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए कोर्सेरा यूपीएससी और वहाँ ज्वाइन के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239A संबंधित है किससे? कथन ए दिया है दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। कथन बी दिया है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। कथन सी दिया है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका निर्माण की संसद की शक्ति। कथन डी दिया है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। ये 239A संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका निर्माण की संसद की शक्ति। ये कब लाया गया था? जब 1962 में फ्रांस के साथ संधि हुई थी। किसके लिए? पौंडीचेरी और कराईकल, माहे और यमन के लिए हुई थी संधि। तो भारत सरकार का ये हिस्सा बन गए थे उस समय। और तत्कालीन गृह मंत्री जो दूसरे हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में एक संशोधन विधेयक पेश किया और संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद 239A सम्मिलित किया गया, जो संसद को शक्ति देता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका बनाने की। अब दूसरा चीज़ देखिए, तो हमारे वहाँ दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का डेथ कब हुआ था? तो ये 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। तो ये बात याद रखिएगा, कई बार ऐसे पूछ लिया था क्वेश्चन, और इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन फुटप्रिंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है कार्बन फुटप्रिंट मानव गतिविधियों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जन है। कथन दो देखते हैं पादप आधारित आहार अपनाने से कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि होगी। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है कार्बन फुटप्रिंट के संबंध में? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने एक लगाया बिल्कुल सही काम किया है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया था कि कार्बन फुटप्रिंट क्या क्या प्रक्रिया अपनाने से ये किसी व्यक्ति का कम होगा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि आपके द्वारा कितना कार्बन एमिशन किया जा रहा है, आप कितना इमिट कर रहे हैं कार्बन, उसको मतलब कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए अभी एक राज्य है, वो कौन सा राज्य है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने एप्लीकेशन जारी किया। एप्लीकेशन है कार्बन वॉच नाम का, इसने जारी किया है, तो इसीलिए न्यूज़ में था। कार्बन फुटप्रिंट मानव गतिविधियों द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैस विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को व्यक्त करता है। पर्यावरण अनुसंधान में एक पत्र जारी किया था, पर्यावरण अनुसंधान में 2017 में, और इसमें ये बताया गया था कि किसी व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम हो सकता है। अगर कम बच्चे रखते हैं, मतलब अगर उनके 8-10 बच्चे हैं तो कार्बन फुटप्रिंट उनका थोड़ा थोड़ा भी हो तो भी ज़्यादा होगा। तो कम बच्चे रख के भी कार्बन फुटप्रिंट अपना कम कर सकते हैं। कार मुक्त जीवन, बिना कार के भी लाइफ सर्वाइव कीजिए, जैसे कि साइकिल चलाइए जिससे इमिशन कम हो। पादप आधारित आहार, अब मतलब पादप आधारित आहार का उपभोग कीजिए तो भी कम हो जाएगा। तो ये 3 प्रक्रियाएं बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कभी कभी समाचारों में चर्चित वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। यहाँ याद रखिए ग्लोबल है, वर्ल्ड नहीं है। तो बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है? कथन ए दिया है वर्ल्ड बैंक। कथन दो दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कथन सी दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। कथन सी डी दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया बिल्कुल सही है। WEF जारी करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। देखिए इस बार भारत का स्थान है 68 2019 में। भारत 2018 की तुलना में 10 पॉइंट नीचे खिसक गया है। देखिए 2017 में तो 63 था, फिर अच्छा प्रदर्शन किया, 58 आया, फिर 68 पहुंच गया। 63 से 68 फिर 1-2 साल के बाद कवर कर लिया अपना, पीछे चला गया भारत। तो अब यहाँ पे देखें दूसरा चीज़, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? अब मतलब इस बार कौन टॉप किया पहले ये देखिए। इस बार सिंगापुर ने टॉप किया। किसको रिप्लेस किया है? तो इसने US को रिप्लेस किया है। मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बन गया है सिंगापुर। बस इतनी सी बातें थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी समाचारों में चर्चित विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। देखिए अगला आ गया वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स था, ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? कथन ए दिया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD के द्वारा। कथन बी दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कथन सी दिया है विश्व व्यापार संगठन, और डी दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बताइए किसके द्वारा जारी किया था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स?
ये जारी किया था आईएमडी के द्वारा। जिन लोगों ने ये लगाया बिल्कुल सही है, आईएमडी जारी करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। देखिए इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो ये 1989 से शुरू हुआ था और आईएमडी प्रतिवर्ष इसको इसकी रैंकिंग जारी करता है। अब भारत 2016 में 39 स्थान पे था, लेकिन 2017 में 45 पे पहुंच गया और 2018 में 44 पे पहुंच गया और 2019 में 43 पे है भारत। रैंकिंग में स्विट्जरलैंड और सिंगापुर बिजनेस स्कूल द्वारा इसको रैंकिंग को तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में स्थित एक संस्थान है बिजनेस स्कूल, वो तैयार करता है और आईएमडी इसको जारी करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आईएमडी जारी करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। एक्जिनो बोर्ड्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे? एक्जिनो बोर्ड्स के बारे में आपको बताना है क्या है। ये काफ़ी अच्छा अभी रिसर्च हुआ है, उससे संबंधित है। कथन ए दिया है सैटेलाइट से, कथन बी दिया है सुपर कंप्यूटर से, कथन सी दिया है रोबोट से और कथन डी दिया है कोविड-19 वैक्सीन से। तो बताइए एक्जिनो बोर्ड्स का संबंध किससे है? एक्जिनो बोर्ड्स, जिन लोगों ने रोबोट लगाया बिल्कुल सही है, इसका संबंध रोबोट से है, लेकिन ये रोबोट नहीं है, रोबोट जैसा नहीं दिखता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको विकसित किया गया है। ये एक तरह का नया क्रिएचर है, मतलब अलग ही जीव है। इसमें क्या किया गया, मेढक के स्टीम को उपयोग करके, उसके स्टेम सेल को उपयोग कर करके एक स्व उपचार रोबोट बनाया गया है। मतलब इसको अगर किसी तरह की क्षति पहुंचाएंगे तो खुद ही अपना उपचार कर लेगा, इस तरह का रोबोट है ये, जिसका उपयोग करके मानव के शरीर के अंदर आसानी से गमन कराया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में आसानी से चला जा सकता है और उसके अंदर चल सकता है, तैर सकता है और बिना भोजन के हफ्तों तक जीवित रह सकता है ये एक्जिनोबोट्स। और ये समूह के साथ कार्य भी कर सकता है एक साथ मिल करके। एक्जिनोबोट्स का विशेष उपयोग क्या है, अगर देखें तो ये रेडियोधर्मी अवशिष्टों को साफ कर सकता है। महानगरों में माइक्रो प्लास्टिक जो एकत्रित हो जाते हैं उनको इकट्ठा करके आराम से कलेक्ट किया जा सकता है इसके द्वारा। और ये मानव के अंदर दवा लेके जाने में भी सहायक होगा। कौन सा? एक्जिनोबोट्स। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो ये धमनियों में भी गमन कर सकता है। हमारी जो हाथों के शरीर की नसें होती हैं उनमें भी गमन कर सकता है, इतना छोटा है ये। और इसके कुछ और विशेषता हैं, तो ये पोषक तत्वों के बिना भी कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है। इसको कम पोषक तत्व मिले तो भी ये लंबे समय तक जीवित रह सकता है। और व्यक्ति का अभी तक आप लोगों ने नैनो ट्यूब का नाम सुना होगा, जो दवाओं को अंदर पहुंचाने के लिए काम आता था, लेकिन अब उसके जगह इसका भी उपयोग किया जा सकता है। आंतरिक दवा वितरण में उपयोग किया जा सकता है किसका? एक्जिनोबोट्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चित भारत और अमेरिका के बीच टोटलाइजेशन समझौता, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कथन ए दिया है रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार समझौता, कथन बी दिया है सामाजिक सुरक्षा समझौता, कथन सी दिया है भारतीय नागरिकों के लिए वीजा और कथन डी दिया है मुक्त व्यापार समझौता। तो बताइए टोटलाइजेशन एग्रीमेंट किससे संबंधित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। टोटलाइजेशन एग्रीमेंट क्या है? ये दोनों देशों में मतलब सामाजिक सुरक्षा कर लगता है। इससे सुरक्षा से बचने के लिए अभी प्लान किया जा रहा है कि अमेरिका और भारत दोनों एग्रीमेंट कर ले, जिससे जो दोनों देशों के निवासी हैं उनके ऊपर डबल कर ना लग पाए। तो ये सामाजिक सुरक्षा समझौता है एक तरह का। देखिए यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा समझौता संबंधित है टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, और ये कर्मचारियों पर दोहरे सामाजिक सुरक्षा कराधान को समाप्त कर देगा। केवल एक ही देश में कर लगेगा, सामाजिक सुरक्षा कराधान केवल एक ही देश में लगेगा, इसलिए ये प्रोविजन किया गया है टोटलाइजेशन एग्रीमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से फ्लाई ऐश के अनुप्रयोग क्या है? फ्लाई ऐश का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है। कथन ए दिया है कई कृषि फसलों की पैदावार में वृद्धि कर सकता है। कथन बी दिया है फ्लाई ऐश निर्मित ईंट उच्च सुदृढ़ता और अस्थायित्व प्रदान करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंट निर्मित होता है इससे। कथन तीन दिया है इसका उपयोग सड़कों के लिए फिलिंग सामग्री, मतलब सड़कों के किनारे जो गड्ढे हो जाते हैं उनकी फिलिंग सामग्री के रूप में, या फिर प्रत्युत खानों को भरने में, जो भी खादान है उनको भरने में उपयोग किया जा सकता है। तो बताइए फ्लाई ऐश का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही है। इन सभी सेक्टर में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा सकता है। फ्लाई ऐश बहुत सारे सेक्टर में किया जा सकता है, जैसे कि क्या किया जाता है, ईंट बनाने में इनका उपयोग किया जा सकता है, सड़कों या फिर तटबंधों के निर्माण में, सीमेंट बनाने में, या फिर कृषि में भी उपयोग किया जाता है। टूट फूट वाले जो भी चीज़ें टूट फूट गई हैं उनकी मरम्मत में भी उपयोग किया जा सकता है, खानों के भरण में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मृदा की उर्वरता को और बढ़ाना है तो उसकी जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ फसलें ऐसे भी हैं जिनकी उत्पादकता ये बढ़ा सकता है, बढ़ाने की संभावना है, जिससे कृषि में काफ़ी लाभान्वित होगा। लेकिन इसमें कई सारे विद्यमान तत्व हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं, फिर भी ये कुछ फसलों के लिए ज़्यादा ये लाभकारी होगा। दूसरा चीज़ देखें तो इसका वजन जो होता है वो मिट्टी से 28% कम होता है, इसीलिए हल्की ईंट होते हैं जो बड़े बड़े ऊंची ऊंची मतलब घरों को बनाने में सहायक होते हैं।
इसलिए भी इसका डिमांड होता है ज़्यादा, फ्लाई ऐश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, नेपाल नेपाल भारत चीन बांग्लादेश के साथ नेपाल भारत चीन बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कथन एक कह रहा है। कथन दो कह रहा है, नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कथन तीन कह रहा है कि भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे लंबी भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही है, यहाँ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और लास्ट वाले में देखें तो उत्तर प्रदेश ने बिहार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इसलिए 1 और 3 गलत है। भारत के 5 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बांग्लादेश की वजह से, सॉरी, पश्चिम बंगाल के वजह से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं कर पाता है नेपाल। दूसरा चीज़ देखें तो बिहार के साथ लंबी सीमा साझा करता है, जबकि उसके बाद दूसरा नंबर पे यूपी आता है, फिर तीसरे स्थान पे आ जाएगा अपना कौन सा क्षेत्र आ जाएगा उत्तराखंड, फिर चौथे पे हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पाँचवें पे सिक्किम हो जाएगा। तो ये 5 राज्य हो गए, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित सेमूर द्वीप, सेमूर आइसलैंड निम्नलिखित में से कहाँ पर है। कथन ए दिया है ग्रीनलैंड में, कथन बी दिया है सुमात्रा में, सी दिया है मेडागास्कर में, डी दिया है अंटार्कटिका में। तो बताइए सेमूर आइसलैंड कहाँ पे स्थित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पे अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर नोट किया गया था सेमूर आइसलैंड पे, ये अंटार्कटिका में है। यहाँ पे 20.75 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। अभी तक इतना हाईएस्ट टेम्परेचर नोट नहीं किया गया था, अभी तक केवल 20 डिग्री सेल्सियस ही नोट किया गया था। 0.75 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट रहा है अभी तक का, सबसे ज़्यादा हो गया है। तो बस इसीलिए न्यूज़ में था सेमूर आइसलैंड। आप याद रखिएगा, ये दक्षिणी अमेरिका के नीचे है, अंटार्कटिका पेनिनसुला कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित मेघालय टाइगर रिजर्व, सॉरी, मेलघाट टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है मेलघाट टाइगर रिजर्व। कथन ए दिया है मध्य प्रदेश में, कथन बी दिया महाराष्ट्र में, सी दिया कर्नाटक में, डी दिया तमिलनाडु में। तो बताइए मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है। जिन लोगों ने बी लगाया महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। और ये उन सभी 9 टाइगर रिजर्वों में से एक है जो 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत स्थापित किए गए थे। तो ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसिक के सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं। तो आपको बताना है बेसिक मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं इनमें से। कथन ए दिया है ब्राज़ील, कथन बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, सी दिया है दक्षिण अफ्रीका, डी दिया है, मतलब 4 दिया है इंडोनेशिया, 5 दिया है चीन। तो बताइए इनमें से कौन बेसिक कंट्री के मेंबर हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ब्राज़ील को चयन किया है, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, फिर भारत, सॉरी चीन, तो यहाँ पे इंडोनेशिया भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। तो ऐसे में आपको आंसर मिलेगा सी इसका करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक मेंबर कौन कौन से हैं। तो ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है और चीन है। इसका गठन कब हुआ था। 28 जनवरी 2019 को गठन हुआ था बेसिक। इनका उद्देश्य क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन का समन मिटिगेशन के लिए आवश्यकता पड़ने पर धन को जुटाना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना मनी को, वित्त को, और इसको समन करना, मिटिगेट करना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चित पल्ला फ्लड प्लेन प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी के फ्लड प्लेन के बाढ़ के जल को रिचार्ज और स्टोर करने हेतु निर्मित किया गया है। तो बताइए ये फ्लड प्लेन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। पल्ला फ्लड प्लेन प्रोजेक्ट, नाम तो ऐसे लग रहा है साउथ में होगा, लेकिन ये साउथ का नहीं है। ए दिया गोदावरी, बी दिया पल्लार, सी दिया यमुना और डी दिया पेरियार। जिन लोगों ने सी लगाया है बिल्कुल सही है। ये पल्ला फ्लड प्लेन प्रोजेक्ट ये यमुना नदी पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्राउंड वाटर को और ज़्यादा सुधारना, सही करना, क्योंकि दिल्ली में आपको पता होगा ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है और ऊपर से खारा पानी है यहाँ का। तो सुधारने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए पल्ला 2.0 अगला इसका स्टेज शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है। निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल है इसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। कथन ए दिया है बहरीन, कथन बी दिया है ईरान, कथन 3 दिया है ओमान, कथन 4 दिया है कतर, कथन 5 दिया है सऊदी अरब। तो बताइए इनमें से कौन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ईरान को छाटा है यहाँ से, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। जैसे आप ईरान को छाटेंगे तो आप आंसर के पास जा सकते हैं। इनमें से ईरान को अगर कट कर देंगे तो बाकी सभी इसके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इसमें 1, 3, 4, 5 जिसमें भी है, 1, 3, 4, 5 बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 6 मेंबर हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, जीसीसी के। पहला कतर है, दूसरा यहाँ पे देखें तो दूसरा सऊदी अरब है, तीसरा कौन सा है, बहरीन है, और चौथा कुवैत है, पांचवा ओमान है, और छठवां यूएई है। अब याद रखिएगा यमन, ईरान, इराक ये इसके मेंबर नहीं है जीसीसी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का उद्देश्य शोधकर्ताओं, विद्वानों और आम जनता के लिए दुर्लभ अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना। कथन 2 दिया है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत संस्कृत मंत्रालय अन्य देशों के ऐतिहासिक, साहित्यिक और कार्यों को भी पुनर्प्रकाशित करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था बिल्कुल सही है। ये दोनों उद्देश्य इसके हैं जीसीसी के, सॉरी जीसीसी बार बार आ रहा है, ये नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का, एनएमएम का। अभी ये क्यों न्यूज में है, तो 2022 तक इस मिशन के तहत जो मंगोलिया का कंजूर है उसको 108 संस्करण पूरे को प्रकाशित करने का टारगेट रखा गया है कि 2022 तक इसको पूरे प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है, अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये द्विपक्षीय संबंधों को कहीं ना कहीं इंप्रूव भी कर रहा है भारत और मंगोलिया का। कंजूर का है, कंजूर का संक्षिप्त आदेश, मतलब इसका अर्थ होता है कंजूर का संक्षिप्त आदेश, मतलब कॉन्शियस ऑर्डर। ये भगवान बुद्ध के शब्दों से लिया गया है। दूसरा चीज़ देखें, ये कब शुरू किया गया था, तो फरवरी 2003 में शुरू किया गया था एनएमएम। बस इतनी सी बातें थी, याद रखिएगा। 21 मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में टाइगर रिजर्व स्थित है। कथन ए दिया है असम, 2 दिया है नागालैंड, 3 दिया है अरुणाचल प्रदेश, 4 दिया मिजोरम और 5 दिया मणिपुर। तो बताइए इनमें से दक्षिण पूर्व में, सॉरी उत्तर पूर्व में राज्यों में किन राज्यों में टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ देखें तो असम में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में पाए जाते हैं। मणिपुर में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है और नागालैंड में भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए। जिन लोगों ने ए लगाया था बिल्कुल सही है। आज की सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आपका जो भी करेक्ट सही आंसर सही रहा हो कमेंट करके जरूर बताएं।